जितने इंस्ट्रूमेंट पढ़ रहे हो उसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मीटर या कन्वर्जन आएगा, रूपांतरण गैल्वेनोमीटर से आमीटर में या मीटर से गैल्वेनोमीटर। ध्यान से देखो, मीटर ब्रिज जो होता है, मीटर सेतु, ये इसका प्रयोग परिपथ में अननोन रेजिस्टेंस को, जिस रेजिस्टेंस के बारे में आपको कोई ज्ञान नहीं है, उसका प्रतिरोध ज्ञात करने में लिया जाता है। आगे पढ़ो, क्या लिखा बेटा? शंट के बारे में थोड़ा सा और चर्चा देख लीजिए। गैल्वेनोमीटर के माध्यम से बहने वाली धारा को नियंत्रित करने के लिए गैल्वेनोमीटर कुंडली के समांतर में जुड़ा हुआ छोटा। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपका अपना आराम मेहता आज फिर से आप सभी के बीच आया हूं। और आज हम विद्युत धारा का कौन सा लेक्चर है? नहीं, इसके बाद एक और लेक्चर होगा और वहां पर हम विद्युत धारा को क्या कर देंगे? समाप्त कर देंगे। ठीक है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक भी वेटेज वाला टॉपिक है और विद्युत धारा भी वेटेज वाला चैप्टर है। इनफैक्ट 12th के जितने भी पोर्शन है पहली बुक के, तो समझो आप वेटेज वाले ही हैं। आइए चलते हैं। आज हम देखेंगे बल्बों का संयोजन, श्रृंखला और समांतर, इलेक्ट्रिक केटल्स एंड हीटर। हीटर वाले सवाल आते हैं, केटल्स वाले आप जानते हो, केटल्स पानी जिसमें क्या होते हैं? गर्म होते हैं। आप तो मुंह में रख के पानी गर्म कर देते होंगे। वैरायटी ऑफ उस पर क्या करेंगे? प्रॉब्लम्स। उसके बाद करेंगे मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, अधिकतम शक्ति स्थानांतरण प्रमेय। बोलो सही है क्या? इंस्ट्रूमेंट उसके बाद देखेंगे, उपकरण। उसमें देखेंगे गैल्वेनोमीटर का अमीटर में रूपांतरण और गैल्वेनोमीटर का वोल्टमीटर में रूपांतरण। बोलो सही है क्या? चलिए, सबसे पहले देखो कॉम्बिनेशन ऑफ बल्ब्स। बल्ब आपने कहां लगाया? सीरीज में और पैरेलल। थोड़ी सी अपन इसकी चर्चा कर लेते हैं। देखो, ये श्रेणी में लगा हुआ है, श्रृंखला नहीं, क्या बोलेंगे इसको? श्रेणी। सीखो मेरे साथ, सुनो, सीरीज को बोलते हैं श्रेणी। अगर सीरीज में लगाए हैं तो बताओ सीरीज में पावर क्या लिखते हैं? रेजिस्टेंस क्या लिखते हैं? ये बताओ, सीरीज में रेजिस्टेंस क्या लिखते हैं? बताओ। आर इक्विवेलेंट, आर तुल्यांक क्या लिखते हैं? R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है। अब हम यहां क्या लिख रहे हैं? आर इक्विवेलेंट नहीं लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं? पावर इक्विवेलेंट। क्या लिख रहे हैं? तुल्यांक शक्ति, जिसको बोलेंगे तुल्यांक पावर। तो सीरीज में बेटा होता है 1 में P1 प्लस 1 में P2 एंड सो। बोलो सही है क्या? 1 में P1 प्लस 1 P2 एंड सो। किसी दो बल्ब के लिए, ये तो मैंने बताया था, किसी भी, जैसे दो रेजिस्टेंस के लिए, किसी भी दो बल्ब के लिए, किसी भी दो बल्ब के लिए P इक्विवेलेंट क्या लिखेंगे? P1 P2 अपॉन में P1 प्लस P2। क्या मैं सही कह रहा हूं? और अगर हमें समांतर में लिखना है तो P इक्विवेलेंट आपको समझ आ गया होगा, अपन क्या लिखने वाले हैं? P1 प्लस P2। ऐसे कितनी बार? P1 प्लस P2 प्लस डॉट डॉट डॉट, कहां तक? Pn तक। और यदि n सेम बल्ब हो, समान बल्ब हो, तो बताओ P इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? n टाइम्स P। यहां भी सेम लिख सकते हैं। यदि n समान बल्ब हो तो बताइए P इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? P1। मतलब आप समझ गए होंगे, जो रेजिस्टेंस होता है वहां सीरीज में, पैरेलल में, समांतर में, वो यहां किस में होगा? फॉर्मूला सीरीज में। तो ये कहानी हमने यहां पर लिख दी। बोले यहां तक किसी कोई तकलीफ? बोलो भाई। चलो, सीरीज में देखिए ब्राइटनेस, वैसे तो मैंने सारे सवाल करवा दिए हैं, फिर भी देख लीजिए।
जो आपका ब्राइटनेस होगा, ब्राइटनेस मतलब समझते हो, चमक, क्या बात, ब्राइटनेस मतलब होता है चमक, जो कि मेरे चेहरे पर है। क्यों? बट नाम से रोशन के चेहरे पर है। तो ब्राइटनेस मतलब जो रोशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा पावर कंज्यूम। अब जितना ज्यादा वो पूरी खाएगा उसने हिसाब से उसके चेहरे पर रोशन होगा बाय बल्ब। ब्राइटनेस किससे? पावर कंज्यूम से। और उसके समानुपाती क्या होगा? रेजिस्टेंस। किसके? कल बताया था आपको, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस उतना ज्यादा उसका पावर, सीरीज में बात कर रहा हूं, और उतना ही ज्यादा उसका क्या होगा? ब्राइटनेस होगा। और जो ये रेटेड पावर है, दो चीज बताया था, एक जो बाजार से आप लेकर आए हो और एक जो आप उसको सप्लाई दिए हो। अगर 220 वोल्ट पर बना है और उस 10 वाट का बल्ब है, बट उसको 10 वाट तब काम करेगा जब वो उसको कितने वोल्ट का सप्लाई दोगे? 220 वोल्ट। अगर तुम उसको कम सप्लाई दोगे तो उस तरीके से उसका पावर क्या होगा? कम होगा। तो कह रहा है रेटेड, रेटेड मतलब समझ गए क्या हुआ? जो उस पर रेटिंग होगा उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। और ये जो होगा उसने कंज्यूम कितना कंजप्शन किया। रेटेड तो 220 वोल्ट था, 220 वोल्ट था, बट और 10 वोल्ट पे बल्ब आया, कितने वोल्ट पर बना था? 220 वोल्ट और 10 वोल्ट। बट तुम घर में इसको ला करके 110 वोल्ट पे ही जोड़ दी, तो ये अब 10 वोल्ट की तरह रोशनी थोड़ी चमकाएगा। ये तो तब है जब तुम कितना दोगे? 220 वोल्ट। बोलो, कम दोगे तो ब्राइटनेस क्या होगी? कम होगी। अब इसके बाद देखिएगा, कम वाट का बल्ब अधिक चमकेगा। ठीक है, ये क्या समझे इसका मतलब? अगर सीरीज में लगाओगे तो किस में लगाओगे? तो सीरीज में। ये सब ऐसे नहीं कि अरे सर 10 वाट का बल्ब था और 5 वाट का, तो 10 वाट को क्या चमकना चाहिए ज्यादा? बिल्कुल सही बात, 10 वाट चमकेगा ज्यादा अगर वो अकेला है तो। आप इसको किस में जोड़ रहे हो? श्रेणी में। श्रेणी में ये उल्टा होगा, रेटेड वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ध्यान से देखिएगा, किसकी बात कर रहा है? ये श्रेणी की, ये बात मत भूलना। फॉर सेम करंट पावर फॉर्मूला क्या होता है? आई स्क्वायर आर। क्या होता है? तो पावर लिख दिया आई स्क्वायर आर। तो आप समझिए, जैसे पावर किसके यहां पर हो गया? आई अगर सेम कर दिए, आई क्या कर दिए? कांस्टेंट, तो पावर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल? आर। तो जैसे आर बढ़ेगा इसका मतलब क्या हुआ? जैसे आर बढ़ेगा वैसे क्या बढ़ेगा? पावर बढ़ेगा। अगर हम किसकी बात कर रहे हैं? सीरीज की बात। ब्राइटनेस हमेशा किसके रहेगा? पावर कंज्यूम बाय बल्ब। ये तो हमेशा रहेगा, चाहे सीरीज में हो चाहे पहले। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यहां क्या होता है? आर, बट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पावर रेटेड होता है। अधिक वॉट क्षमता का बल्ब अधिक चमकेगा। किस केस में? समांतर केस में। किस केस में? समांतर केस में। इस बात को ध्यान रखिएगा, जब आप किसी बल्ब को लाके किस में जोड़ दोगे? समांतर में, तो जिसका जितना ज्यादा पावर होगा वो उतना ज्यादा चमकेगा। बट श्रेणी में अगर जोड़ोगे तो उसका उल्टा होगा। ये सवाल देखो, कल करवाया भी था, नोट्स तो आप बनाए नहीं, पीडीएफ में देखना कि मैंने 100 वॉट लिया था, 50 वॉट लिया था और 25 वॉट लिया था। याद आया कुछ? तीनों को किस में जोड़ दिए थे? श्रेणी में। सबसे ज्यादा कौन चमका था? 25 वॉट। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू पी। बट उसको समांतर में लगा देंगे तो सबसे ज्यादा कौन चमकेगा? 100 वॉट। फॉर सेम वी, क्योंकि पैरेलल में क्या सेम होता है? वोल्टेज। तो पावर का फॉर्मूला यूज कर दिए वी स्क्वायर बाय आर। तो वी अगर सेम कर दिए तो ये किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा? आर। तो कह रहा है अगर सेम वी हो गया तो मोर पावर विल, नीचे देखो, समान वी के लिए छोटे प्रतिरोध, समान वी के लिए छोटे प्रतिरोध किसके होंगे? पावर का फॉर्मूला क्या होता है? वी स्क्वायर बाय आर। ये क्या लिख गया है? ऊपर नीचे हो गया। छोटे प्रतिरोध वाले में क्या होगा?
अधिक शक्ति की क्या होगी, खपत होगी। तो समान V के लिए अभी देखो यहाँ P किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, R के, तो ये 1 यहां जाएगा। समझ गए क्या कर रहा हूं, पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, R। ये क्या है, जिसका ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उसकी पावर कम, जिसका कम रेजिस्टेंस उसके क्रॉस पावर ज्यादा। तो वही कह रहा है समान V के लिए छोटे प्रतिरोध में अधिक शक्ति की खपत हो। तुम तो जीवन में एक बात याद रखो, श्रेणी में जोड़े हो तो पावर को सोचो I²R से, क्योंकि श्रेणी में क्या समान होता है, धारा। तो पावर को किससे सोचो, I²R। और जैसे ही पैरेलल में लगाओगे क्या समान होता है, वोल्टेज। तो पावर को किससे सोचो, V²R। तो यहां पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, यहां पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। इस बात का ध्यान है, ठीक है। श्रेणी में किससे सोचेंगे, I²R से। I क्या होता है, समान। तो पावर किसके, R के। पूरे कहानी का मैं जो सारांश है वो बता रहा हूं आपको। इसको क्या बोलेंगे कि पूरे वोल्टेज क्या होगा, समान। तो पावर को किससे सोचेंगे, V²R से सोचेंगे। आइए इलेक्ट्रिक केटल, सवाल आते हैं बेटा, ध्यान से सुनिएगा। कह रहा है कि मान लीजिए दो कुंडलियां, कुछ मत, दो कुंडलियां, दो क्वाइल है। कुंडलियां मतलब हिंदी में अब इसको क्वाइल को यही बोल, कुछ मात्रा में पानी को, मान लीजिए दो कुंडलियां कुछ मात्रा में पानी का कोई मात्रा है, उसको T1 टाइम और T2 समय में अलग अलग बॉयल करता है, उबालता है। फिर से सुनिएगा, कितने हैं अपने पास, मान लीजिए कितने क्वाइल हैं, दो क्वाइल, पानी का कोई भी मात्रा ले लो, उसको अलग अलग समय में क्या करता है, उबाल रहा है। एक का समय कितना लग रहा है और एक का समय कितना लग रहा है, T2। मतलब अगर एक क्वाइल मान लो ये T1 है तो दूसरा क्वाइल कितना लगा रहा है, T2। क्वाइल में रेजिस्टेंस, आगे पढ़ो आगे पढ़ो आगे। अब उन क्वाइल को किस में जोड़ दे, श्रेणी क्रम में, सीरीज में जोड़ दे, और फिर किस में जोड़ दे, में जोड़ा जाता है। एक बार सीरीज में लगाएंगे और एक बार पैरेलल में। तो समान पानी को उबालने में लगने वाला समय ज्ञात करें। लगने वाला समय क्या हो, समझ गए क्या बोला उसने, फिर से सुनो क्या बोला उसने। दो क्वाइल है, दो हीटर है, दो केटल है, समझ लो। दोनों केटल एक कुछ पानी को एक T1 टाइम में और एक T2 टाइम। तुम में सवाल ये भी आ सकता है, चाय बना रहा है, इलेक्ट्रिक केटल पे हम क्या बना रहे हैं, चाय बना रहे हैं। तो एक क्वाइल कितना समय लगता है T1 और एक कितना समय लगता है T2। अगर हम उन दोनों क्वाइल को सीरीज में जोड़ दें, श्रेणी में, तो बताओ उसी चाय को बनाने में कितना समय लगेगा। दूसरा, अगर हम उन दोनों क्वाइल को किस में जोड़ दें, समांतर में, तो बताओ उबालने में कितना समय या चाय बनाने में कितना समय लगेगा। मतलब एक बार श्रेणी है, एक बार क्या है, श्रेणी, और दूसरी बार क्या है, समांतर। समझ गए, बोलो सही है, सिंपल सा है, सुनिएगा ध्यान से। श्रेणी में पावर इक्विवेलेंट बताओ क्या लिखे थे, प्लस, वैसे तो प्रूव करना नहीं था, मुझे डायरेक्ट रटवा देना चाहिए, बट फिर भी देखो, जीवन में एक बात याद रखो। मानो हमने 10 ग्राम पानी लिया या ½ लीटर पानी लिया। अब तुम उसको चाहे कैसे भी उबालो, चाहे गैस पे उबाल दो, चाहे इलेक्ट्रिक केटल में उबाल दो, चाहे हीटर पे उबाल दो, भाई उस पानी को उबलने के लिए तो उतना ही डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए ना, बोलोगे। पानी को उबालने के लिए उतना डिग्री सेंटीग्रेड दोगे, चाहे वो किसी से भी दो तुम, उसको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब चाहे आप सीरीज में लगा दो, चाहे समांतर में लगा दो, क्या चीज सेम रहना चाहिए, हीट सप्लाई। वो हीट उसको क्या रहना चाहिए, सेम। चाहे आप लकड़ी से ही आग लगा करके उसको गर्म कर रहे हो, बट वो हीट वही मिलेगा, तभी जाके पानी क्या होगा, उबलेगा। तो बताओ क्या चीज कांस्टेंट होना चाहिए बेटा, पावर बराबर फॉर्मूला बताओ, एनर्जी अपॉन में टाइम। एनर्जी को आप ऐसे समझो हीट, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो H क्या रखेंगे, कांस्टेंट। H क्या रखेंगे, कांस्टेंट। तो ध्यान रखिएगा, ये हीट सप्लाई क्या रखेंगे, कांस्टेंट।
आप समझे ये क्यों कांस्टेंट रहेगा? अरे बोलो यार। किसी कॉलेज का कट ऑफ ही है 590, तो भाई 590 पर तो बोलोगे अगर जाना है तो कितना चाहिए मिनिमम? 590। उससे ज़्यादा है तो चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन 590 पे जाएगा तभी होगा। तो सेम वही कहानी, ज़्यादा टेम्परेचर दे दोगे तो खटाक से बॉयल होकर के बाहर इवापोरेट हो जाएगा पानी, लेकिन बॉयल होने के लिए उतना टेम्परेचर तो चाहिए। तो वो चीज़ चाहे कहीं किसी से किसी माध्यम से भी दो तो हीट सप्लाई क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। तो बस सोचो पावर एच बाई टी, अरे बोलो, तो यहां पर एच अपॉन में टी इक्वलेंट लिखोगे, पी की जगह एच अपॉन में क्या लिखूंगा? टी। प्रूव कर रहा हूं जबकि करने का कोई मतलब नहीं था। फिर चाहे H1 लिख दो, बात लेकिन सेम है, H तो क्या रहना है? कांस्टेंट। चाहे कॉइल 1 जोड़ दो चाहे कॉइल 2, सबके लिए H क्या रहना है? उतना हीट तो देना ही पड़ेगा, लिखना है तो लिख दो, लेकिन एच एच क्या रहना है? कांस्टेंट। तो आपको समझ आ गया होगा कि टी इक्विवेलेंट सिंपल है T1 प्लस T2। ध्यान रख लेना, अगर एक को लग रहा है 10 मिनट और दूसरे को लग रहा है 5 मिनट और दोनों को किस में जोड़ दिए? श्रेणी में, तो डायरेक्ट आंसर बोलोगे 15 मिनट। कितना मिनट? 15। अगला देखो, सॉरी, पी इक्विवेलेंट यहां क्या लिखे थे? P1 प्लस, बोलो यहां क्या लिखोगे? सीधा आप समझ गए ना क्या कहानी होगा इधर? तो ये बात ध्यान रखना, तो ये बात ध्यान रखना। और किसी दो के लिए T1 याद है, T2 अपॉन में T1 प्लस, किसी दो के लिए हो गया। देखो सवाल, एक कुंडली 20 मिनट में कुछ मात्रा में पानी उबालती है। अब उस कुंडली को दो बराबर भागों में काट दिया जाता है, इन्हें समांतर में जोड़ दिया जाता है। तो इस संयोजन द्वारा समान मात्रा में पानी उबालने में लगने वाला समय क्या? जल्दी से बता दो खटाक से और आगे चलते हैं। खत्म। क्या किए? कैसे आएगा 5? किस में जोड़ दिए? समांतर में। टी इक्विवेलेंट कितना लिखोगे? T1 अपॉन T1 प्लस कितना है देखना, तो तुमने क्या किया बताओ? तो बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें बेटा, सही सोचो। ये R था, इसको दो भागों में काटोगे तो एक का रेजिस्टेंस R/2, एक का रेजिस्टेंस R/2। कोई दिक्कत नहीं है इसमें, बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल दो भागों में काटे हो तो R/2 और R/2, तो कितना था? तो एक को लग रहा था 20, तो दूसरे कितना लग गया? 10 और 10, तो 10 गुने 10 अपॉन में 10 प्लस 100/5 मिनट। समझ गए? और वैसे सॉल्व करना है तो बताया था, हीट निकाल लो, हीट का फॉर्मूला क्या होगा? V²/R इंटू टी, तो वहां से आपको टी देखने को मिलेगा।
ठीक है, ओके। चलिए अगला सवाल। अब सवाल ही तो ये ऐसे सवाल करा दिया हूं मैंने। 25 वाट 100 वोल्ट, 100 वाट 100 वोल्ट, ऐसे रेटिंग के कितने बल्ब? 2 बल्ब। कितने वोल्ट के सोर्स पे जोड़ दे रहे हो सीरीज में? 100 वोल्ट के। आप समझ गए क्या बोला उसने? 2 बल्ब लिए। कौन कौन से बेटा? 25 वाट 100 वोल्ट। दूसरा क्या है? कितने सोर्स पे जोड़े? 100 वोल्ट के सोर्स। किसमें? सीरीज में, श्रेणी में। तो ज्ञात कीजिए, तो ज्ञात कीजिए क्या? प्रत्येक बल्ब का प्रतिरोध। पहले तो आपसे क्या ज्ञात करने पूछा है? आर। आर तो ज्ञात कर लोगे। पावर का फॉर्मूला बोलो पहला। वी स्क्वायर बाय, तो आर बराबर क्या लिख सकते हैं? वी स्क्वायर बाय पी। अब जल्दी से खटाक से बता दो। एक का देखो सब कुछ गिवन है। वी गिवन है, पी गिवन, वी गिवन है, पी गिवन। जल्दी से बता दो कितना कितना है। इसको 1 बोल दो, इसको 2 बोल दो। वी स्क्वायर 100 गुने 100 अपॉन में 25 कितना है बेटा? 400। R2 बताओ। क्या समझ गए? दूसरा पार्ट देखो क्या पूछा है। प्रत्येक बल्ब द्वारा खपत की गई शक्ति। पावर का फॉर्मूला बताओ। श्रेणी में है तो क्या यूज करोगे बता रहा हूं, आई स्क्वायर आर। समझ गए? श्रेणी में किससे सोचेंगे बेटा? आई स्क्वायर आर। सर जी क्यों? क्योंकि आई क्या रहेगा? समान रहेगा, तो इससे फायदे का सौदा होगा तुम्हारा। अब पी किसके समानुपाती हो गया? आर। ये सब वैसे मैं करवा रखा हूं, बस ऐसे लैंग्वेज में नहीं लिखा है, तो एक और कर लो, देख लो। आर सबसे ज्यादा किसका? 1 का। किससे? R2 से। पावर किसके क्रॉस कंजप्शन? P1 का P2 से। चलो ठीक है। अच्छा, खपत की गई शक्ति भी पूछा है। एग्जैक्ट क्या आएगा, है ना? तो रख दो उस फॉर्मूले में, रख दो। ये पूछा ही नहीं है। P1 पूछ, P1 बताओ। आई स्क्वायर क्या लिखोगे? अब तुम्हारे पास आई है क्या? तो पहले आई निकालना पड़ेगा। आई आ जाएगा। आई बराबर देखो V बाय आर इक्वलेंट। V बताओ कितने का है? 100। आर इक्वलेंट बताओ बेटा कितना है? 400 प्लस 100 5, तो कितना आ गया? 1/5। आई कितना एम्पेयर आ गया? उठा के रख दो। P1 आई स्क्वायर आर। आई कितना गया? 1/5 का स्क्वायर। आर 1 कितना है? 1/25। 25 चौके 100, 4 चौके 16, तो ये हो गया 60। P2 बताओ बेटा। सेम आई स्क्वायर R2 बोलो। 1/5 का होल स्क्वायर। R2 कितना है? 100। 25 चौके 100, कितना वोट आ गया? 4। तो ये दूसरा पार्ट है, ये दूसरे पार्ट का आंसर है। पढ़ो। प्रत्येक बल्ब द्वारा खपत की गई शक्ति। तो एक का कितना आया? 16 वाट। और एक का कितना? किस बल्ब की चमक सबसे अधिक होगी? ये तो तुम्हें पता ही है। जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा
उसका, तो यहां पर P1 की चमक ज्यादा हो। क्योंकि P किसके समानुपाती है? आर्क। समझ गए? अरे बोलो। यदि पिछले प्रश्न में 100 वोल्ट सोर्स को 300 वोल्ट सोर्स से प्रतिस्थापित मतलब बदल दिया जाए, समझ गए? अब मुझे नहीं पता इसका हिंदी सही लिखा है। प्रतिस्थापित किया जाए तो कौन सा बल्ब फ्यूज हो जाएगा? बताओ। अरे दोनों तो जब एक फ्यूज हो जाएगा तो सर्किट ही खत्म हो जाएगी। तो फिर दूसरा तो आप बोलो कौन सा बल्ब फ्यूज हो जाएगा? फ्यूज दोनों होंगे तो पहले कौन सा होगा वही बता दो। सीधी सी बात है, जिसके अक्रॉस पावर यहां कंजप्शन ज्यादा होगा वो पहले फ्यूज हो जाए। सीधी सी बात। फ्यूज होने का मतलब है पावर ज्यादा खाएगा। जिसके अक्रॉस पावर ज्यादा जाएगा वो क्या हो जाएगा? फ्यूज हो जाएगा। क्योंकि तुमने अब स्रोत कितने का लगा दिया? 300 वोल्ट। जबकि पिछले वाले अभी प्रश्न में जो बोला है दोनों बल्ब कितने वोल्ट के थे? 100 वोल्ट। वोल्टेज ज्यादा दियो, फूटना तय। लेकिन तुमने उसको किस में रख दिया? श्रेणी में रख दिया। तो कौन पहले फूटेगा? ये मैंने सवाल करवा दिया है ऑलरेडी। बोलो। अरे यार करवाया है। 100, 50 और 25 पे रिपीट चल रहा है, समझो। सेम सवाल करवाया। पहले तुम्हें लेकिन एक बात समझना पड़ेगा कि ये जो बल्ब लगाए हो आप, अब कितने वोल्ट से सप्लाई कर दिए? 300 वोल्ट। ये कितने वोल्ट का था? कोमा ये कितना था? भाई ये सप्लाई कितना है? 100 वोल्ट का चाहिए, तुमने कितना लगा दिया? 300। सही बात है, फूटेगा तो है। एक काम करो, पहले आई निकालो। अब आई बताओ क्या आ गया? V बाई आर इक्वलेंट। V अब कितना है? R कितना हो गया? निकाल लिए थे अभी R ना। R1 बताना कितना निकाले थे बेटा? 400। R2 समझ गए? तो 3/5 एम्पीयर। अगर ऐसा हुआ तो इतना करंट जाए। अब पावर कंजप्शन निकाल लेते हैं। पावर का फॉर्मूला I² R1। बताओ कितना है? 3/5 का स्क्वायर इंटू R1 कितना है बेटा? 400। कितना है गई? 25, 16 नवा 144, 16 तिया नहीं 144 वाट। अगला देखो, समझ गए? और पता है अपने को सॉल्व करने की जरूरत थी नहीं, तुमको डायरेक्ट बताया था। जिसका रेजिस्टेंस चेक करना, जब आप श्रेणी में लगाते हो पहले तो रेजिस्टेंस किसका ज्यादा? 400, तो वो पावर ज्यादा है, तो ब्राइटनेस उसमें ज्यादा है। क्योंकि श्रेणी में P = I² R, I कांस्टेंट, सीधा पावर किसके? R का। तो ज्यादा जाएगा, ज्यादा चमकेगा और फूट जाएगा। बोलोगे तो कौन पहले फ्यूज होगा? फ्यूज
पहले होगा। समझ गए? तो जिसके क्रॉस पावर ज्यादा जाएगा वो पहले फ्यूज। अधिकतम शक्ति स्थानांतरण प्रमेय, इसको बोलते हैं मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। सुनना ध्यान से। अगर ये सर्किट है बेटा, इसके पास बैटरी है और इस बैटरी का आंतरिक क्या है? प्रतिरोध, और ये बाहरी प्रतिरोध। बाहरी प्रतिरोध एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ये बल्ब भी हो सकता है, पंखा है, कुछ भी हो सकता है जिससे आप आउटपुट लेते हो। ये बैटरी है, बैटरी का अपने साथ एक क्या होता है? आंतरिक प्रतिरोध। याद आया कुछ? अब मुझे बताओ इसके अक्रॉस पावर आई स्क्वायर। यहां आई क्या लिखते थे बताओ? ऐसे में पढ़ाया था, E अपॉन में R प्लस आर। जब बैटरी लगा हो तो धारा लिखते हैं I बराबर E अपॉन में R प्लस आर, जहां R क्या होता है? R बाहरी प्रतिरोध और स्मॉल r आंतरिक प्रतिरोध। प्रूफ नहीं करते हैं, डायरेक्ट, टेंशन नहीं है तो रटवा देता हूं, सुन लो। कब किसी सर्किट में अधिकतम शक्ति ट्रांसफर होता है, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होता है? तब होता है जब आंतरिक प्रतिरोध बाहरी प्रतिरोध के बराबर हो जाता है। यही कंसेप्ट है। डिफरेंस देखो, आई लिख दिया, पावर का फॉर्मूला बोलो क्या लिखूंगा? आई स्क्वायर आर। बोलो, आई की जगह क्या लिखूंगा? ई अपॉन में। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे क्योंकि मैक्सिमा चाहिए। मैक्सिमा के लिए क्या होता है? अधिकतम, और अधिकतम के लिए डिफरेंशिएट करके किसके बराबर कर देते हो? जीरो। कह दो कि हाँ, बोलो किसके बराबर करते हो? जीरो। और जैसे ही जीरो के बराबर करेंगे, जैसे ही जीरो के बराबर करेंगे तो डिफरेंशिएट करके एक कंडीशन आएगी। क्या आएगी? एक, और वो कंडीशन क्या होगी? स्मॉल आर बराबर क्या बता दिया? कैपिटल आर। तो डिफरेंशिएट करेंगे और फिर फाइनल अपने को आर बराबर क्या मिलेगा? कैपिटल आर। ये ध्यान रखना। कब सर्किट में मैक्सिमम पावर होता है? जब आंतरिक प्रतिरोध किसके बराबर हो जाए? बाहरी प्रतिरोध के बराबर हो जाए। ये हमने क्या किया रे? अधिकतम के लिए, किसके लिए? ये तो आपको पता है, डिफरेंशिएट करके किसके बराबर कर दो? जीरो। तो जब स्मॉल आर किसके बराबर हो जाए? कैपिटल आर के, तभी सर्किट में मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होता है। मैक्सिमम पावर। अब आर बराबर आर आ गया। अब तुम पावर के फॉर्मूले में रखो, एक बार स्मॉल आर को क्या रख दो? कैपिटल आर, तो उसके टर्म्स में फॉर्मूला बन जाएगा। एक बार कैपिटल आर को क्या रख दो? स्मॉल आर, उसके टर्म्स में फॉर्मूला बन जाएगा। दोनों के टर्म्स में रख के बताओ क्या क्या फॉर्मूला दिख रहा है आपको? अगर अपने पास आर बराबर क्या बना बेटा? कैपिटल आर। एक बार रखो पावर का फॉर्मूला, ई अपॉन में। बताओ कैपिटल आर को लिखना है, वो रख दो, आर प्लस आर का होल स्क्वायर। कितना हो गया रे?
ई स्क्वायर अपॉन में 4r² इंटू, तो ई स्क्वायर अपॉन में 4r। लेकिन अगर हम दूसरी बार रखें तो ई अपॉन में, अरे तो क्या होगा, इक्वल है तो रख सकते हैं। ई स्क्वायर अपॉन में स्मॉल आर के टर्म्स में भी और कैपिटल आर के टर्म्स। ठीक है, दोनों फॉर्मूले काम। अरे बोलो, और अगर इतनी बात तुम्हें समझ आती है तो बताइए सवाल का जवाब। अधिकतम शक्ति के लिए एक्स का क्या मान ज्ञात करें, एक्स का मान ज्ञात करें, क्या मान होगा? समझ गए, समझ गए? क्या होगा? बाहरी प्रतिरोध किसके बराबर हो जाए? आंतरिक। इसके लिए यही कंडीशन है भाई। आंतरिक प्रतिरोध कितना है? 6। पूरा इसका आर इक्विवेलेंट निकालना है। 2 पहले इन दोनों को आपस में पैरेलल में 6 इंटू एक्स अपॉन में 6 प्लस एक्स प्लस 2 2 4 किसके बराबर होना चाहिए? 6। और कॉमन सेंस कहता है कि अगर ये 6 है, इस पूरे का संयोजन 6 आना चाहिए, तुल्यांक सॉरी, तो 2 2 4, तो इनका भी रिजल्टेंट 2 आना चाहिए। ये 2 तभी आएगा जब ये 6 होता है तो ये 3 होता है। 6 3 का क्या होता है? 2। 6 3 18/9, तो 2। कॉमन सेंस कहता है, बट नहीं तो सॉल्व कीजिए और एक्स की वैल्यू क्या मिलेगा आपको? 3। सॉल्व करूं? बोलो ना, सॉल्व करूं? तुमको क्या है? क्या कोई दिक्कत? तो अधिकतम पावर के लिए, अधिकतम शक्ति के लिए क्या ध्यान रखना है? स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर। इंपॉर्टेंट बातें रहने दो, इसको सिंपल ग्राफ पढ़ा देता हूं। प्रूव करके आता है। फाइनल ग्राफ देखिए आप, पावर वर्सेस आर का। बता ही देता, क्या करे? आदत से लाचार, बट मेरा 10 मिनट खा जाएगा ये। और सफर अभी बहुत आगे जाना है अपने को, है कि नहीं भाई लोग? अभी तो सफर अभी बहुत लंबा है। बट मैं एक पहला केस, दूसरा केस, तीसरा केस मैं आपको एक सवाल के माध्यम से बता रहा हूं। अब जब पढ़ रहे हैं तो पढ़ ही लेते हैं। मैं एक डेटा दे रहा हूं, ठीक है?
चलो मैं एक बार पहले एक डेटा को सॉल्व करता हूं, फिर दूसरा आपको दूंगा, तीसरा भी आपको दूंगा, आपको करना है, आप देखना कैसे सॉल्व होता है। पहला वाला देखिए, बताओ इस सर्किट में पहले आई क्या लिखोगे? आई का फॉर्मूला होता है ई अपॉन में आर प्लस आर। ई कितना है? 10। 10 अपॉन में 2.5 कितना हो गया? 4। यहां तक किसी को कोई तकलीफ है तो बता दीजिए। आई कितना एम्पियर हो गया? 4। इसमें क्या क्या बातें निकालने सुनिएगा। इनपुट, इनपुट को बोलते हैं, बताया वर्क फॉर एनर्जी। इनपुट और आउटपुट। इनपुट निवेशी, इनपुट का फॉर्मूला V इंटू क्या होगा? V कितना है? इंटू 4 कितना हो गया? 40। आउटपुट को बोलते हैं क्या बोलते हैं? इनपुट जब भी आप दोगे वो बैटरी से ले जाएगा, तो V इंटू क्या लिखेंगे? आई। आउटपुट जब भी लोगे तो आउटपुट किसके क्रॉस जाएगा? रेजिस्टेंस के क्रॉस खपत होगा, तो लिखेंगे आई स्क्वायर आर। आई स्क्वायर बोलो। सोलह बटे 2 कितने हो गए? 8। ये 40 वॉट है और ये, सुनिए ध्यान से, इनपुट कितना लिया है? 40। आउटपुट कितना दे रहा है? अच्छा सर्किट है क्या ये? तो आप एफिशिएंसी निकालोगे। एफिशिएंसी को बोलते हैं दक्षता। क्या होगा सोचो? पी आउट अपॉन इंटू 100। आउट बताओ कितना है? 40 इंटू 100। 8 पंचे 20। कितना परसेंट एफिशिएंसी दिया? 20%। यही आपको हर केस में करना है। एक, दो और तीसरा, तीसरा। तो मैं जैसे ही सवाल लिखूं आपको 2, 2, 10। चलिए स्किल में कीजिए सब कुछ ऐसे ही। पी निवेशी निकालिए, निर्गत निकालिए और दक्षता निकालिए। 3, 2, 10। खटाखट धारा बताओ। 10 बटे कितना एम्पियर? 2.5। पी इनपुट बताओ। 10 गुने 5 बटे 2। 2.5 को क्या लिख सकता हूं? कितना वॉट? पी आउटपुट आई स्क्वायर आर। आई बताओ 5 बटे 2 का स्क्वायर। आर क्या बताओ? 25 बटे 4 और 2 दूनी 4, तो 12.5। एफिशिएंसी दक्षता 12.5 गुने 100 कितना परसेंट? 50%। इस वाले में सोचो 10 अपॉन में 3 प्लस 2 कितना एम्पियर? पी आउटपुट, सॉरी पहले पी इनपुट, वी इंटू आई। 10 गुने 2 20 वॉट। पी आउटपुट आई स्क्वायर आर। 2 का स्क्वायर इंटू 3 12 वॉट। एफिशिएंसी 12 अपॉन में 20 60%। बताओ तीनों में सबसे अच्छा कौन सा? कौन सा वाला? एफिशिएंसी सबसे अच्छा है। कितना परसेंट दे रहा है? 60%।
लेकिन मैक्सिमम पावर कहां ट्रांसफर हो रहा है? अधिकतम पावर कहां ट्रांसफर हो रहा है? मैक्सिमम पावर यहां मिला, यहां मिला कितना वॉट, यहां कितना मिला, और यहां कितना मिला, तो आउटपुट सबसे अच्छा पावर का कहां पर है? लेकिन एफिशिएंसी मैक्सिमम, एफिशिएंसी किसका मैक्सिमम है? इस वाले। और खास बात सुनिए, ये कुछ नहीं, R इक्वल टू क्या है? R। ये R लेस देन क्या है? स्मॉल आर। देखो बाहरी प्रतिरोध कितना है? 0.5, और ये कुछ नहीं, कैपिटल R किससे बड़ा है? स्मॉल r से। एफिशिएंसी चाहिए तो आंतरिक प्रतिरोध से जो बाहर का प्रतिरोध है उसका क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। बट मैक्सिमम पावर सर्किट में चाहिए तो क्या होना चाहिए? बराबर। क्या यही कंडीशन पढ़े थे? तो देख पावर मैक्सिमम जो निकला है वो सबसे ज्यादा किस में निकला है? इसमें। तो आप ये भी नहीं कह सकते हो कि जिसका अधिकतम पावर है, शक्ति दे रहा है, उसकी एफिशिएंसी ज्यादा अच्छी होगी। नहीं, अधिकतम पावर दे रहा है इसका मतलब एफिशिएंसी ज्यादा अच्छी ऐसा नहीं है। जो इससे थोड़ा कम पावर दे रहा है उसकी एफिशिएंसी क्या है? ज्यादा अच्छा। तो अगर कोई आपसे कहे कि पावर और एफिशिएंसी का ग्राफ बिल्कुल सेम बनेंगे, तो बिल्कुल भी नहीं। अब सुनना, तुमको ये फील आया अभी, अभी मैं इसको क्या कर देता? सीधा ग्राफ बना देता। अब मैं ग्राफ बनाऊंगा तो तुम्हें चमकेगा कि हाँ मास्टर क्या कहना चाह रहा है। समझ गए क्या? मतलब कि जरूरी नहीं है कि जिसका पावर ज्यादा होगा तो उसकी एफिशिएंसी भी ज्यादा हो। समझ गए? मैक्सिमम पावर चाहिए तो इन आंतरिक प्रतिरोध किसके बराबर कर दो, और अगर एफिशिएंसी मैक्सिमम चाहिए तो बाहरी प्रतिरोध को किसके बराबर कर दो? बड़ा कर दो आंतरिक प्रतिरोध से। मुझे एक्चुअली ये ग्राफ बनाना था, इस ग्राफ के लिए मुझे इतना नाटक करना पड़ा। पहला पावर वर्सेस आर का ग्राफ है, दूसरा है एफिशिएंसी वर्सेस आर का ग्राफ। शुरुआत में पावर बताओ क्या? अगर तुम्हारा रेजिस्टेंस क्या हो जाए? 0, तो पावर भी क्या होगा? 0। आउटपुट पावर की बात कर रहा हूं, I² R। लेकिन मैक्सिमम कब होगा? R बराबर R। तो मैक्सिमम का ग्राफ कैसा जाएगा? समझे? पहले ये बताओ, R बराबर 0 तो उस वक्त पावर क्या होगी? 0। मैक्सिमम कब होगी? R बराबर R, सबसे ज्यादा मैक्सिमम होगा। पावर मैक्सिमम होगा, एफिशिएंसी मैक्सिमम हो जरूरी, पहले बढ़ेगा, मैक्सिमम हुआ कितने पर, फिर वापस क्या होगा? घटेगा। ये इसको ऐसे मत सजाओ, एफिशिएंसी देखो 0% से एफिशिएंसी बढ़ेगा, अचीव हो सकता है कितना? 100%। अब आ गया 100%, बट अभी तक हम नहीं मान, और 100% के बाद तो जाके क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। शुरुआत 0 से होना है और 100% इस तरीके से जाके वो क्या करेगा? अचीव करेगा। जब R बराबर R होगा, बताओ कितनी एफिशिएंसी हो रही? 50%। सवाल के हिसाब से डेटा जो लिया था
और जैसे ही ग्रेटर होगा तो कितना परसेंट हो जाएगा, 60%। एग्जैक्ट आर बराबर आर पर कितना एफिशिएंसी आता है, 50%। और जैसे ही ग्रेटर देन कर दोगे, अब वो डिपेंड करता है कितना आप ग्रेटर कर रहे हो, तो तब कितना परसेंट आ जाएगा, 60%, 70%, 80%, 90% एंड सो ऑन। और ये मैक्सिमम कितना परसेंट तक जाएगा, 100%। तो ये ग्राफ है एफिशिएंसी वर्सेस आर का और पावर वर्सेस आर का, तो इसका ध्यान रखिए। वैसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी कैपिटल आर होना चाहिए। चल, क्योंकि इस वाले में कैपिटल आर ज़्यादा हो रहा है, कैपिटल आर को बढ़ाने पर, ना कि स्मॉल आर को बढ़ा, तो ध्यान से कैपिटल आर हो। चलिए, क्या समझ गए? तो ये आपके ग्राफ भी थे और इससे रिलेटेड सवाल भी थे। एक सवाल पढ़िए। अपव्यय समझते हो? खर्च समझ गए ना? डिसिपेशन बोलते हैं इसको इंग्लिश में, पावर डिसिपेशन, मतलब लॉस ऐसे समझो, कौन सा इनमें से, निम्नलिखित में से कौन सा आर में शक्ति अब पावर डिसिपेशन नहीं हो सकता है? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी पावर डिसिपेशन अक्रॉस आर? इनमें से कौन सा इस आर के अक्रॉस पावर इतना कभी भी खपत नहीं हो सकता? ऑप्शन है 20 वॉट, 25 वॉट, 21 वॉट और 30 वॉट। अभी बताया, बहुत जोर की भूख लग गई है। जब आर बराबर क्या हो जाए, कैपिटल आर, सॉरी कैपिटल आर बराबर क्या हो जाए, स्मॉल आर, इस वक्त पावर क्या होगा, मैक्सिमम। बोलो, बताओ पावर का फॉर्मूला क्या होता है, E²/4R। अरे बोलो, E कितना है? अब लेकिन यहाँ कैपिटल आर यूज नहीं कर सकते क्योंकि उसके बारे में कोई ज्ञान, किसके बारे में ज्ञान है? तो तब भी आंसर क्या होता है, सेम। कितना हो गया? मैक्सिमम अगर ये खा सकता है तो कितना खा सकता है, उससे ज्यादा? अगर जो 25 ऑप्शन ऊपर होगा वही वाला आंसर है, 30 खत्म। कॉमन सेंस लग। कह रहा है इनमें से कौन सा नहीं हो सकता। अब मेरी लिमिट है मैक्सिमम, मैं 8 रोटी खाता हूं, तो 9वां रोटी जो है तो उसमें ऑप्शन आपके पास 2, 4, 6, 8, 10, 5 ऑप्शन दे दिया, 2, 4, 6, 8, 10। तो 2 तो खा सकता हूं, 4 भी खा सकता हूं, 6 भी खा सकता हूं, 8 भी खा सकता हूं। उससे ज्यादा खाऊंगा तो बाहर आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 10 बस। तो यहां पर मैक्सिमम कितना तुम, 25। तो इसके लिए 20 चलेगा, 20 खा सकता है, 25 तक चलेगा, 21 भी चलेगा, 25 के ऊपर वाला आंसर। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ये आंसर हो जाएगा। समझ गए? अरे बोलो, कौन सा इस प्रतिरोध के अक्रॉस शक्ति नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम कितना खाएगा वो, ट्रांसफर करेगा 25। नाउ कहते हैं ये चैप्टर का अंतिम भाग होता है। शायद आपने पढ़ा हो कि करंट इलेक्ट्रिसिटी में, विद्युत धारा में लास्ट सेगमेंट होता है उपकरण, इंस्ट्रूमेंट्स, और इसी के साथ फिर चैप्टर क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। बट इसको पढ़ने के लिए अभी समय चाहिए और अपने पास समय भी है और इनफ समय है, तो चलिए इसको शुरुआत करते हैं।
बहुत सारे छोटे छोटे उपकरण हैं, मैं बिल्कुल बेसिक से आपको लेकर चल रहा हूं। बैटरी एलिमिनेटर, ये एक सिंपलेस्ट इंस्ट्रूमेंट है, सिंपल इंस्ट्रूमेंट है। ये एक सरल उपकरण है जिसका उपयोग निरंतर वोल्टेज प्रदान करने के लिए किया जाता है। कांस्टेंट सप्लाई ऑफ वोल्टेज प्रदान करने के लिए, कांस्टेंट सप्लाई ऑफ वोल्टेज में इसको काम लिया जाता है। किसको? बैटरी एलिमिनेटर को। देखो, यूट्यूब डायनासोर गेम, रियल नील फन, सर्कल मेकर गेम्स, सर्कल के गेम्स, फन गेम्स टू प्ले। कौन है ये? सोनू गेम खेलता रहता है नहीं ये? पहला क्या सर्किट था? अंदर का वो सॉफ्टवेयर, ठीक है भैया, फिक्स है इसमें कांस्टेंट सप्लाई। 2 वोल्ट चाहिए, 2 वोल्ट पे। अरे स्टेबलाइजर पहले, और हम इसको लैब में यूज करते हैं जिससे इसमें ज़्यादा वोल्टेज सप्लाई नहीं होता है और बच्चा क्या रहे, सेफ इंश्योर करे कि जो भी आपसे करवा रहा है वो आप बच्चे क्या रहे, सेफ रहे। सेफ्टी के पर्पज से भी देखा जाता है, क्योंकि ज़्यादा वोल्ट का झटका लगेगा, लगे 440 वोल्ट छूने से तेरे, वो अलग झटका होता है, ध्यान से सुनिएगा। तो कहते हैं यह एक सरल उपकरण है जिसका उपयोग निरंतर वोल्टेज को प्रदान करने में किया जाता है। इसके अंदर इस तरीके से होता है उपकरण। समझ गए ना? इस तरीके से लगाओ जो भी है बैटरी एलिमेंटर, 2 वोल्ट, 4 वोल्ट, 6 वोल्ट एंड सो। अगला क्या है? रियोस्टेट। ये भी एक ऐसा उपकरण है, सरल ही है। इसका उपयोग प्रतिरोध को बदलने के लिए किया जाता है। इस तरीके से लगा होगा आपके पास। इसका जो आप रियोस्टेट रियलिटी में जो देखोगे वो रियोस्टेट कैसा दिखता है, ये देखो, ला 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 ला, इसको देखो, ये देखो, कहाँ गया बेटा? है कहाँ? ये देखो, देखो रियोस्टेट में ये दिख रहा है आपको? ये ऊपर जो इस तरीके से प्लास्टिक का खोला होता है, आप इसको इस तरीके से क्या करोगे, रिप्लेस करो, ऐसे स्लाइड करते जाओ। जितना ज़्यादा इधर जाओगे ये रेजिस्टेंस की लंबाई बढ़ेगी, उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस का होगा, बढ़ता जाएगा। तो रियल वाला चेहरा तो यही होता है किसका, रियोस्टेट का। लेकिन आपको रिप्रेजेंट करने के तरीके कैसे देते हैं कि हम ऐसे कर देते हैं और इस पर क्या लगा देते हैं, एरो। तो जैसे ये जो कि आप इस तरीके से खिसकाओगे तो ये रेजिस्टेंस पे क्या होगा, मूव करता रहेगा। तो आप उसको बोलोगे क्या ले लिया आपने, रेजिस्टेंस को क्या करा दिया, वेरिएबल। बोलो सही है क्या? रेजिस्टेंस को क्या करा दिया? वही मैं सोचूं इसमें फिगर क्यों नहीं है, सोनू ने फिगर हटा दिया क्या?
क्योंकि मैंने तो इंग्लिश माध्यम में फिगर बनाया, फिगर ऑलरेडी एडेड है, मुझे फिगर सर्च करना पड़ रहा है। अच्छा आगे है, ठीक। फिर उसके बाद आता है रेजिस्टेंस बॉक्स। आप समझ गए क्या काम है इसका? इस तरीके से मूव करेगा तो प्रतिरोध क्या होगा, कम और ज्यादा। ठीक है, इसके बाद है रेजिस्टेंस बॉक्स। रेजिस्टेंस बॉक्स ये देखो, दिख रहा है बेटा? ये देखो 100 ओम, 50 ओम, 20 ओम, 20 ओम, इस तरीके से बना होगा। ठीक है, निकाल दोगे तो कनेक्शन, लगा दोगे, अगर निकाल दिए तो कनेक्शन में नहीं रहेगा, लगा दोगे। ये इसके अंदर इस तरीके से बना होता है, ये है ना, ये निकालने वाले हैं। तुम्हें जैसे ये 100 ओम का चाहिए तो इसको लगा, समझ गए? तो यहां क्या है कि ऑलरेडी रेजिस्टेंस फिक्स है, 100 ओम का, 50 ओम का, 20 ओम का, 10 ओम का, इस तरीके से। इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस बॉक्स। तो देखो वो क्या कर रहा है, रेजिस्टेंस बॉक्स क्या होता है। इसका प्रयोग ज्ञात प्रतिरोध लगाने के लिए किया जाता है। नॉन रेजिस्टेंस पहले से पता है, 100 ओम चाहिए, लगा दिया प्लग, उसमें से उसमें इन कर दिया, कौन सा वाला लग जाएगा, 100। 50 वाला चाहिए, 100 50 वाले के लिए प्लग निकाल। इस तरीके से आपको कौन सा वाला, रेजिस्टेंस बॉक्स। मतलब रेजिस्टेंस बॉक्स में क्या होगा, सोचो, ऐसे बहुत सारे क्या होंगे, रेजिस्टेंस के लिए बने होंगे। जो चाहिए उसका खोला ऐसे निकाल दो, वो कनेक्शन में आ जाएगा। 10 ओम, 20 ओम, 30 ओम, इस तरीके से 40 ओम। समझ गए क्या कह रहा है? पूरा एक बॉक्स होगा जिसमें ऑलरेडी आपको रेजिस्टेंस पहले से क्या होगा, प्रतिरोध का ज्ञान होगा। जो चाहिए उसके लिए निकाल दोगे खोला, वो कनेक्शन में आ जाएगा। पहला चीज, बैटरी एलिमिनेटर क्या काम में लेते हैं, कांस्टेंट वोल्टेज सप्लाई करने का। कांस्टेंट वोल्टेज, भाई इससे आप इंस्ट्रूमेंट पढ़े होंगे बहुत बार, पढ़ भी लेना, यूट्यूब सब पे मिलेगा, बिल्कुल बेसिक से उठाओ। कहां से, बैटरी एलिमेंटर्स, रियोस्टेट, रेजिस्टेंस बॉक्स। आगे चलते हैं, गैल्वेनोमीटर। देखिए, इसका उपयोग चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्पन्न बलाघूर्ण के कारण कुंडल के विक्षेपण को मापकर विद्युत धारा की ताकत को मापने के लिए किया जाता है। तो त्योरा दिया तुम्हारे, है ना? वैसे तो ये आएगा मैग्नेटिज्म चैप्टर में, किसमें आएगा? अभी इसका मतलब समझिए, ये क्या क्या मापता है? ये धारा मापी यंत्र है। क्या है ये? कैसा यंत्र है? धारा। कैसा यंत्र है? बूम। कह रहा है कि इसके अंदर क्या होता है, निडल होता है। जैसे जैसे करंट धारा बहेगा ज्यादा, ये निडल उतना ज्यादा क्या होगा, विक्षेपण लाएगा, मतलब एंगल पे डिफ्लेक्ट होगा, और जितना ज्यादा डिफ्लेक्ट होगा उतना ज्यादा आप समझोगे इससे धारा बह। लेकिन एक बात है कि जो गैल्वेनोमीटर है, इससे आप ज्यादा धारा नहीं बहा सकते। अगर ज्यादा धारा बहे तो गैल्वेनोमीटर फूक जाएगा। तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना है कि गैल्वेनोमीटर क्या बोलूं इसको हिंदी में, इंग्लिश में तो मुझे पता है, लेस अमाउंट ऑफ करंट को मेजर करने के लिए किया जाता है। किसका? अल्प इसको ध्यान रखना, अल्प धारा मापिए।
लेकिन आमीटर से पास कराओ, कोई दिक्कत नहीं, आमीटर को कोई सुनिए, बट इससे कितना कम, ज्यादा कराओगे फूक जाएगा। हाँ, अगला देखिए वोल्ट मीटर। पहले तो ये क्या मेजर करता है, धारा माप। कैसा, अल्फ। कैसे, जैसे जैसे करंट बहेगा ज्यादा, ये जो निडल होगा उसका उतना ज्यादा क्या होगा, विक्षेपण लाएगा। विक्षेपण मतलब डिफ्लेक्शन, थीटा। क्या लाएगा, थीटा। तो जितना ज्यादा थीटा बढ़ेगा आप कहोगे कि धारा उतना ज्यादा इससे बह रहा है। लेकिन उतना ज्यादा में भी ये अल्प धारा है, इससे ज्यादा करंट आप पास तो ये फूक जाएगा। क्या होता है ये आगे हम देखेंगे मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। वोल्ट मीटर, दो बिंदुओं, वोल्ट में नाम ही है वोल्ट, दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने को। तो ये कैसा यंत्र है, विभवांतर मापी यंत्र है। के लिए एक वोल्ट मीटर को धारावाही तार के समांतर जोड़ा जाता है। अच्छा ये ध्यान सुनो, इसको आप सीरीज में जोड़ते हो। वैसे तो चलो आमीटर पढ़ेंगे, उसी में लिख दूंगा। इसको आप अगर कोई रेजिस्टेंस है आपके पास तो इसके आप इसको किस में जोड़ोगे, पैरेलल में जोड़ोगे, इस तरीके से समांतर में जोड़ा जाता है। उसके बाद देखो आमीटर क्या है, एक आमीटर को कैसा, धारावाही तार के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है ताकि उसमें से प्रवाहित धारा को मापा। ये भी धारा मापी है, ये भी धारा मापी है, लेकिन इससे अल्प पास कराओ या बहुत ज्यादा पास करवाओ, उससे इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इससे सिर्फ आप लेस अमाउंट ऑफ करंट मेजर करने के लिए किया जाता है। ध्यान सुनिएगा, इसको किस में जोड़ोगे, सीरीज में। सीरीज में कैसे जोड़ेंगे बेटा, ये आर बोलो और इसका रिप्रेजेंटेशन ऐसे करता है। देख लीजिए ध्यान से, ये आर के साथ किस में लगा है, समांतर में, वी से, वोल्ट मीटर को वी से। आर के साथ किस में लगा है, श्रेणी में, आमीटर को इस। बैटरी एलिमेंटर, रियोस्टेट, रेजिस्टेंस बॉक्स, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, इसको गैल्वेनोमीटर एमसीजी बोलते हैं आगे चलकर। वैसे तो गैल्वेनोमीटर बोल रहे हैं, आगे चल क्या बोलेंगे, एमसीजी, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। कहां पढ़ेंगे, मैग्नेटिज्म। चौथा, पांचवा वोल्ट मीटर, क्या मापता है, वोल्ट। छठवां आमीटर, क्या मापता है, आमीटर को किसके साथ जोड़ते हैं, श्रेणी में, और वोल्ट मीटर को। चलो आइए, संट, संट को बोलते हैं, संट ही बोलते हैं बहुत। संट आपका दोस्त है। अब तुमने ज्यादा खा लिया तो तुम्हें डाइजेस्ट करने के लिए वो आता है, कौन सा गोली होता है उसको बोलते हैं, हाँ आता है यार। अब जैसे कुछ भी आपका पेट खराब हो गया, जो भी है, या फिर ऐसे समझो आप खाना, अच्छा एक मिनट सुनो, तुम गरीब देखता हूं मैं, तुम्हें पता है कि नहीं, तुम भी मेरे जैसे ही हो। पहले मैं जाता था तो देखता था कि होटल में जो है कि जैसे आप जाते हो ना तो आप सबसे पहले क्या ऑर्डर करते हो, स्टार्टर। स्टार्टर समझते हो, नहीं, तुम तो बिल्कुल मेरी तरह हो यार, मजा ही आ गया। देखो एक होता है स्टार्टर, एक होता है मेन कोर्स। स्टार्टर में आप ऐसे हल्के फुल्के पापड़ मसाला वगैरह, ऐसे पनीर टिक्का वगैरह ये सब खाते हो। मेन कोर्स में होता है जो आपको खाना है, रोटी सब्जी वगैरह सब, समझ गया ना, चावल वगैरह। तो स्टार्टर और ये, स्टार्टर में भी बहुत बार उससे पहले जो एक होता है उसमें जब जाओगे तो सूप पीते हैं। क्या पीते हैं, सूप। अब मुझे नहीं पता, जिसने बताया होगा वो शायद मुझे बेवकूफ बनाया होगा, बट मुझे जहां तक पता है सूप पीने से क्या होता है, भूख और ज्यादा लगती है। और सूप पीने से बिल्कुल ये गला वाला एकदम बिल्कुल साफ और पेट एकदम ऐसा मस्त। अब अगर ठूसोगे ना तो 18 के 36 भी ठूस सकते हो। तो सूप पीने का वो फायदा होता है। तो अब ध्यान से सुनिएगा, मैं यहां क्यों बकवास कर रहा था, मैं ये कह रहा था जैसे वो सूप आपका दोस्त है, ज्यादा खाने में आपका क्या किया, मदद किया, लेकिन यहां आपको वो बचाएगा। कैसे, ज्यादा धारा बहेगा तो फूकने का डर है, किसको, गैल्वेनोमीटर को। तो ये क्या करेगा, संट आएगा,
और पैरेलल में लग जाएगा, किसमें? समांतर में। बोलेगा सुनो एक काम करो, मैं जिंदा हूं, तुम्हें फूकने नहीं दूंगा। कहेगा मेरे में से धारा बहा दो। किस में से धारा बहा दो? मेरे में से। और फिर गैल्वेनोमीटर क्या हो जाएगा? बच जाएगा। पढ़ो इसको क्या बोल रहा है। गैल्वेनोमीटर के माध्यम से प्रवाहित धारा को नियंत्रित करने के लिए, अभी बताया भाई, ये गैल्वेनोमीटर है, करंट ऐसे आया, अगर ये पूरा करंट इस गैल्वेनोमीटर से गया तो फूक जाएगा ये। हम इसके समांतर में एक शंट लगाते हैं, इस शंट का प्रतिरोध ना के बराबर, बट कुछ ना कुछ तो होता है, और उसको बोल दिया एस। क्या बोल दिया? अब सोच इसका देखो रेजिस्टेंस, गैल्वेनोमीटर है, हर जीवन में हर चीज का अपना एक प्रतिरोध होता है, हर चीज का। हमारा भी रेजिस्टेंस होता है, हर चीज का क्या होता है? प्रतिरोध। गैल्वेनोमीटर उपकरण है तो इसका भी क्या रहा होगा? प्रतिरोध। उसको बोलेंगे रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। लेकिन इसके पैरेलल में, समांतर में क्या जोड़ दिया तुमने? ये शंट का, इससे भी क्या रहेगा? कम। अब धारा आया, धारा को दो रास्ते दिख रहे हैं, कह रहा है अरे ये तो कम ताकतवर है और ये ज्यादा ताकत, तो धारा तो किधर से बहे लगा भाई? शंट से। इधर से भी बहेगा, लेकिन ज्यादा धारा कहां से बहेगा? तो क्या ये बच जाएगा? तो इसीलिए बोल रहा है, देखो गैल्वेनोमीटर के माध्यम से प्रवाहित धारा को नियंत्रित करने के लिए गैल्वेनोमीटर कुंडली के समांतर में जुड़ा हुआ छोटा प्रतिरोध, छोटा प्रतिरोध, तभी तो धारा आएगा, अरे आएगा, इसमें आईजी जाएगा, तो जो बचा आई माइनस आईजी इसमें चला जाएगा। गुड क्वेश्चन। तो वो शंट ही नहीं होगा, शंट छोटा प्रतिरोध होगा, उसी को कहेंगे शंट। कह रही है छोटा भाई, छोटा होगा ही नहीं, बड़ा होगा तो क्या होगा? तो क्या होगा? वो छोटा भाई नहीं होगा। हाँ भाई, गलत कह रहा हूं क्या? फिर क्या होगा? वो बड़ा भाई होगा। समझ गए? वही कहा हम शंट कह ही रहे हैं कि वो नियंत्रित करने के लिए बनाया गया, उसका नाम क्या दिया गया है? शंट। कि गैल्वेनोमीटर से ज्यादा अमाउंट ऑफ करंट पास नहीं करा सकते, कम पास कराने के लिए हमें इसके रेजिस्टेंस से भी क्या रखना पड़ेगा? कम। इसलिए बोला है छोटा प्रतिरोध। ओके, अगला चलिए। नाउ नेक्स्ट, विभव मापी। पोटेंशियोमीटर नॉट इन सिलेबस, ये आपके सिलेबस में नहीं, समझ गए? बट फिर भी थोड़ा सा जान लेते हैं कि पोटेंशियोमीटर भी पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है। जैसे वोल्ट मीटर मेजर करता है विभवांतर, वैसे ही पोटेंशियोमीटर भी क्या मेजर करता है? विभव मापी। लेकिन जब वोल्ट मीटर था तो पोटेंशियोमीटर क्यों आया? जैसे गैल्वेनोमीटर था तो अमीटर क्यों आया? क्योंकि गैल्वेनोमीटर से हम कम अमाउंट ऑफ करंट पास कर सकते थे, बट अमीटर से ज्यादा अमाउंट ऑफ करंट, तो उससे हम ज्यादा अमाउंट ऑफ करंट मेजर कर सकते थे। लेकिन यहां सुनिए, यहां से विभव मापी ये भी है और वोल्ट मीटर भी है। फिर ये क्यों आया? और या ये था तो वो क्यों आया? या वो था तो ये क्यों आया? बात तो लॉजिकल है, क्योंकि वो एग्जैक्टली ये ज्यादा एक्यूरेट देता है, ये ज्यादा एक्यूरेट मेजर करता है। जब ये ज्यादा एक्यूरेट मेजर करता है तो लैब में वोल्ट मीटर क्यों रखा है? ये क्यों नहीं रखा? क्योंकि ये बल्कि सेटअप होता है। तुम समझते हो बल्कि मतलब, समझ गए ना? बड़ा सेटअप होता है। देखोगे? दिखा देता हूं। कह दो ना यू आर माय सोनिया। वोल्ट मीटर छुटकू सा कहीं भी फिट कर दो, छुटकू सा ही। अरे देखने में से इमेज बड़ा सा है, इतना सा आता है, उसको लगा दिया। अब देखना पोटेंशियोमीटर, हाँ घड़ी है,
तेरे हाथ पे वोल्ट मीटर घड़े ही लगेगा। देखो फिर फालतू, अब हो गया, अब इधर आ जा, एक बार हो गया बस। ये क्या आ गया अभी? ये होता है यार। क्या बे, मैं कुछ गलत सर्च कर दिया हूँ क्या बे? वो मुझे क्यों नहीं दिखा? है चल बे, पोटेंशियोमीटर कहाँ दिख रहा है मुझे? उसका मैकेनिज्म पूरा, ये क्या सर्च कर रहा हूँ? 6 पिन पोटेंशियोमीटर कहाँ से आ रहा है? साला पोटेंशियोमीटर मुझे नहीं मिल रहा। वो क्या बात कर रहे हैं? अरे रुक जाओ, ये कौन सा पोटेंशियोमीटर मैंने सर्च कर दिया यार? स्पेलिंग सही तो लिखा हूँ, ये देखो। ये तो सिंगल टर्न वाला, ये क्या खुल रहा है? पोटेंशियोमीटर मुझे नहीं मिला। इसमें बना है क्या पोटेंशियोमीटर? ये बना तो है। अब उसमें देखोगे, ये जो बेंच है ना, ये बेंच की तरह होता है और इसमें वायर लगे होते हैं और वायर ऐसे 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 टर्न में। ये जो बिल्कुल जो डेस्क है ना आपका, इस कलर का आप बेंच देखोगे, इसमें इस तरीके से वायर ऐसे ऐसे। मिल क्यों नहीं रहा मुझे यार? मैं किस में जा रहा हूँ ये? साला पोटेंशियोमीटर नहीं मिल रहा मुझे, हद हो गई। पक, देखो इधर, इस तरीके से होता है बेटा, पूरा एकदम फट्टे होते हैं। फट्टा समझते हो ना, बांस के जैसे होते हैं। तो ये अपना बेंच ही समझ लो, लकड़ी का है। इसमें इस तरीके से दोनों साइड लगेंगे और ये जो है इस तरीके से, यहां से ऐसे ऐसे रेजिस्टेंस घुमा घुमा होता है, वायर ऐसे घूम घूम के, ये वाला। फिर इसको किस में लेते हैं? सर्किट में। तो अब ये थोड़ा बिग सेटअप होता है, बल्कि सेटअप होता है, इसलिए हम इसको यूज नहीं करते, बट मोर एक्यूरेट होता है किससे? वोल्ट मीटर्स। तो एक बार देख लो, यह उपकरण जिसका उपयोग विभवांतर के सटीक रूप से मापने के लिए किया जाता है, यह शून्य विक्षेपण विधि में काम करता है। इसको बोलते हैं नल डिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं? ध्यान दीजिएगा और प्लीज बातें नहीं यार। इसको बोलते हैं नल डिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं इसको? नल डिफ्लेक्शन। इसके बाद है मीटर ब्रिज, ये अपने सिलेबस में, मीटर ब्रिज। पोटेंशियोमीटर अपने सिलेबस में नहीं। इसका प्रयोग परिपथ में अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए किया जाता है। अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए हम मीटर ब्रिज का काम करता है। मीटर ब्रिज फिर से सुनिए, कौन सा रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए? अननोन, ये वाला है। क्या कहां कैसे इसमें निकला? इसमें क्यों नहीं निकल रहा है? ये लो, वो भी चला गया। अब रहने दो टाइम। देखो समझिए, मीटर ब्रिज, पहले तो ये अपने सिलेबस में इंपॉर्टेंट सवाल आएगा तो आएगा, मैं आपको पहले बता दे रहा हूं। मीटर ब्रिज जितने इंस्ट्रूमेंट पढ़ रहे हो उसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मीटर ब्रिज, या कन्वर्जन आएगा, रूपांतरण गैल्वेनोमीटर से आमीटर में या मीटर से गैल्वेनोमीटर। ध्यान से ध्यान। मीटर ब्रिज जो होता है, मीटर सेतु, ये इसका प्रयोग परिपथ में
अननोन रेजिस्टेंस को, जिस रेजिस्टेंस के बारे में आपको कोई ज्ञान, बच गया, मुझे लगा ऑन नहीं है, जिस रेजिस्टेंस के बारे में आपको कोई ज्ञान नहीं है उसका प्रतिरोध ज्ञात करने में लिया जाता है। आगे पढ़ो, क्या लिखा बेटा? आगे है, इसका कार्य व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन सेतु सिद्धांत पर आधारित है। पूछ लिया जाएगा, बताओ कौन सा इंस्ट्रूमेंट व्हीटस्टोन ब्रिज के सिद्धांत पर काम करता है? मीटर सेतु। पूरा अभी डिटेल में पढ़ेंगे, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। टोटल कितने पढ़ा है बेटा? 9। कितने पढ़ा है? 9 में से एक अपने सिलेबस में कौन सा? पोटेंशियोमीटर। शंट के बारे में थोड़ा सा और चर्चा देख लीजिए। शंट क्या है अभी बताया, एक बार पढ़ लो शंट के बारे में जल्दी से खटाक से। गैल्वेनोमीटर के माध्यम से बहने वाली धारा को नियंत्रित करने के लिए गैल्वेनोमीटर कुंडली के समांतर में जुड़ा हुआ छोटा प्रतिरोध। शंट का महत्व देखो, गैल्वेनोमीटर अभी बताया ना आपको, ये कोई आर है, आप इसको एस बोल दो, जिसका समझो कनेक्टिंग वायर की तरह जोड़ दिया, तो मैक्सिमम धारा किधर से बह जाएगी? इधर से बह जाएगी, इधर से कम धारा बहेगी, और ये रेजिस्टेंस फूकने से बच जाएगा। या फिर गैल्वेनोमीटर कुंडली को जलने से बचाने के लिए, समझ गया? अभी बताया था ना, कुंडली मतलब गैल्वेनोमीटर कुंडली, इसको बोलते हैं मूविंग क्वाइल गैल्वेनोमीटर, मतलब क्वाइल गैल्वेनोमीटर को जलने से बचाने के लिए। दूसरी चीज, किसी भी गैल्वेनोमीटर को शंट का उपयोग करके आमीटर में परिवर्तित किया जा सकता है। दोष क्या है इसका? डिमेरिट क्या है? संवेदनशीलता को बोलते हैं सेंसिटिविटी। कि अगर आप इसको यूज करोगे तो इससे क्या हो जाता है? सेंसिटिविटी कम हो जाती है, सेंसिटिविटी कम हो जाती है। अब ये क्या है उसको अभी हम देखेंगे। जब आप सेंसोडाइन आता है ना, सेंसिटिविटी क्या होती है? आप थोड़ा भी, कहते हैं किसी को दांतों में इतना सेंसिटिविटी होती है, थोड़ा से भी ठंडा पानी पिए झन्नाट हो, तो कम चीज पे बहुत ज्यादा, तो वो क्या कह रहा है? संवेदनशील क्या हो जाती है? कम हो जाती है। मतलब ज्यादा करंट मिला तो थीटा क्या घूमा? कम। कम करंट पे थीटा क्या घूम जाए? ज्यादा। तो कम में ही ज्यादा घूम जाए, इसको क्या बोलते हैं? संवेदनशीलता, सेंसिटिविटी। वो क्या हो जाता है? लो हो जाता है। आमीटर, आमीटर कितने टाइप के बेटा? क्या मेजर करता है? यह धारा मापी यंत्र है। दूसरी चीज, किस में जोड़ा जाता है? श्रेणी में, श्रेणी में जोड़ा जाता है। जरा देखो, ये प्रतिरोध है, इसके क्रॉस क्या लगा दिया? आमीटर। बोलो सही है? बताओ ये करंट मेजर करेगा? बताओ कितना करंट मेजर करेगा? आई बराबर वी बाय, आई बराबर एक दिक्कत है, लेकिन आमीटर कितने टाइप के? 2। कौन कौन से? एक वास्तविक, एक आदर्श, रियल वोल्टमीटर और आइडियल वोल्टमीटर। रियल आमीटर, सॉरी वोल्टमीटर नहीं, आमीटर और आइडियल आमीटर। रियल को बेटा क्या बोलेंगे? और इसको? ऐसे आमीटर
जिनका रेजिस्टेंस 0 हो जाए। देखो हमने क्या बोला, हर इंस्ट्रूमेंट का अपना एक क्या होगा, प्रतिरोध। तो आपको क्या लग रहा है, ये जो एमीटर आप लगाए हो इसका भी खुद का एक क्या होगा, प्रतिरोध। तो ऐसा एमीटर जिसका प्रतिरोध एग्जैक्टली किसके बराबर हो जाए, 0। एग्जैक्टली क्या हो जाए, 0। ऐसे को बोलते हैं आदर्श एमीटर। लेकिन ऐसा जिसका रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर हो, 0, तो इसको बोलते हैं रियल एमीटर। रियलिटी में कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस प्रतिरोध होगा ही, इसलिए इसको रियल बोलते हैं। बट हम ऐसा सोच ले कि बिल्कुल भी उसका प्रतिरोध नहीं है, 0 के बराबर, तो उसको क्या बोलेंगे, आदर्श। बोलो कोई दिक्कत, एक दिखेगा। एक ऐसा एमीटर लिए तुम जिसका रेजिस्टेंस कितना ओम है, 2 ओम है। सुन लो ध्यान से, अभी आपने 2 ओम का रेजिस्टेंस लगाया, बताओ यहां पर आई वी बाई क्या देगा, आर। वी कितना है, 10/2, कितना एम्पेयर आएगा, 5। लेकिन इसको मेजर करने के लिए तुम एमीटर लगा दिए, क्या लगा दिए, और इस एमीटर का रेजिस्टेंस, कोई बात मत करो यार। देखो पहले सर्किट में रियलिटी देखो, रियल, ये रियलिटी है। कितना प्रतिरोध था, 2 ओम। वोल्टेज कितना है, तुम बताओ, आई कितना निकालोगे इससे, 5 एम्पियर। अब सोचो इसको मेजर करने के लिए तुमने क्या लगाया, एमीटर। तो एमीटर को कितना मेजर करना चाहिए, 5 एम्पियर। चेक करो, अब बताओ आई बराबर, अब इसका खुद का भी तो है, तो आर प्लस रेजिस्टेंस ऑफ क्या आ जाएगा, एमीटर, क्योंकि ये दोनों अब श्रेणी में हो गए। तो देखो कितना हो गया, 10/2 + 3, 10/5, कितना एम्पर है। बता रियल रीडिंग कौन सी है, ऊपर वाला। सर्किट में इतना करंट फ्लो हो रहा था, लेकिन तुमने उसको मेजर करने के लिए ऐसा इंस्ट्रूमेंट लगा दिया जिसका खुद का एमीटर इतना ज्यादा है कि करंट को क्या मेजर किया, कम। तो ये कैसा रीडिंग देगा, फॉल्स रीडिंग देगा। कैसा रीडिंग देगा, फॉल्स। बट ये कैसा देगा, ट्रू। लेकिन ये ट्रू तब देगा, इसमें अभी एमीटर तो यूज ही नहीं किया। सोच ट्रू कब देगा, जब एमीटर ऐसा लगाओ जिसका रेजिस्टेंस बिल्कुल क्या हो, 0, तो बिल्कुल क्या देगा, 5 एम्पियर। लेकिन ऐसा होता अपने पास कौन सा है, रियल। लगभग में क्या बोल देते हैं, 0, तब जाकर के हम क्या बोलते हैं कि ये रीडिंग कैसा देगा, 5 एम्पियर। तो हम ऐसा एमीटर लेंगे जिसका रेजिस्टेंस लगभग किसके बराबर हो, 0 के बराबर। रियल हो गया तो आइडियल हो गया, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बोलोगे तो समझ आई मेरी बात क्या कह रहा हूं। हम उपकरण का यूज तो करेंगे, बट ये भी देखेंगे उस उपकरण लगाने से वो रियलिटी, जो रियल चेक है कि रियल में कितना करंट फ्लो हो रहा था, उसको कम कर रहा है या ज्यादा कर। फिर ऐसा इंस्ट्रूमेंट लगाने का कोई मतलब नहीं है जब वो मेजरमेंट ही क्या दे, गलत दे। तो ये हम किसकी चर्चा कर रहे थे, एमीटर। अब वोल्ट मीटर का, अब देखिए कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। गैल्वेनोमीटर का एमीटर में रूपांतरण आपको सिंपल डायरेक्ट फॉर्मूले से याद रखना है। मैं फिर से कह रहा हूं, प्रूफ अपन करने वाले नहीं, लेकिन समझा तो तब भी दूंगा, ध्यान सुनो, क्योंकि समझ नहीं होगा तो दिक्कत आएगी। देखो ध्यान से पढ़ लो एक बार। गैल्वेनोमीटर को एमीटर में बदलने के लिए गैल्वेनोमीटर के समांतर में एक बहुत छोटा प्रतिरोध, जिसको क्या कहा जाता है, शंट कहा जाता है। शंट जोड़ दिया मैंने। एमीटर का प्रतिरोध बहुत छोटा होता है। अब सुनिएगा, अब जो हम एमीटर लगाएंगे उसका प्रतिरोध क्या मानेंगे, बहुत, तथा आदर्श एमीटर के लिए यह शून्य होता है। ये तो मैंने बता दिया आप। अर्थात आदर्श एमीटर चालक तार की तरह व्यवहार करता है। मतलब क्या हो गया, उसका रेजिस्टेंस लगभग पूरा ही क्या हो जाए, 0। चालक तार का प्रतिरोध क्या होता था, 0। तो ये चीज तो मैंने आपको बताई थी। अब कन्वर्जन करना है किसमें, गैल्वेनोमीटर को किसमें बदलना है, एमीटर। अब भाई जीवन में कोई भी चीज है तो उसका खुद का रेजिस्टेंस तो होगा।
हमने गैल्वेनोमीटर को बचाने के लिए समांतर में क्या जोड़ा था, शंट जोड़ दिया। आया? अब सुनना, आमीटर हमेशा किस में जोड़ा जाता है, श्रेणी में। किसके साथ, प्रतिरोध के साथ। ये बाहरी प्रतिरोध है कि नहीं, इसके साथ जोड़ रहे हो, मतलब ये अपने आप में ये पूरा सेटअप ही क्या है, देखो इसके अंदर क्या है, गैल्वेनोमीटर और उसके समांतर में क्या जोड़ दिए, पूरा मिलके ये क्या बनेगा, आमीटर। समझे? पूरा मिलके ये क्या बनेगा, ये है पूरा सेटअप आमीटर का। मतलब ये जो दिख रहा है ये क्या है, आमीटर। आमीटर हमेशा बाहरी प्रतिरोध के किसमें, श्रेणी में। देखो जुड़ा हुआ है, धारा आएगा, आमीटर में ज्यादा करंट नहीं बहा सकते, फूक जाएगा। तो अगर इधर मान लेते हैं क्या गया, IG, कितना गया, तो ऊपर जाएगा पूरे I में से, IG इधर गया, तो I में से घटा दो क्या, IG, तो I माइनस IG कहां चला गया, ऊपर। और ये मैक्सिमम धारा होगा और ये बहुत कम धारा होगा, जिसकी वजह से गैल्वेनोमीटर क्या हो जाएगा, बच जाएगा। अब चेक करो, इन दोनों के अक्रॉस, गैल्वेनोमीटर और शंट के अक्रॉस क्या समान होगा, विभव। क्योंकि समांतर में जोड़े हो, समांतर में क्या समान होता है, विभव। बोलो, तो विभव जो गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस होगा, जो विभव शंट के अक्रॉस होगा, वो क्या होगा, समान हो। तो जरा देखिएगा, गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस IG RG, V बराबर क्या होता है, IR IG RG। अरे देखो बराबर, शंट के अक्रॉस बताओ, I माइनस इंटू S का फॉर्मूला आ गया, IG RG अपॉन में I माइनस IG, यही फॉर्मूला होता है शंट का। अब सुनना, हमें तो इससे क्या मेजर करना है, IG क्या मेजर करना है, तो आ जाएगा क्या गिवन होगा, शंट गिवन होगा, क्या गिवन होगा, RG गिवन होगा, और क्या गिवन होगा, टोटल करंट, तो क्या मिल जाएगा, IG मिल जाएगा। तो ऐसे ही, और देखो सबका, इन दोनों को आपने किस में जोड़ा, समांतर में, शंट और किसको, गैल्वेनोमीटर को। क्या गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस नहीं है, कितना है, RG। तो सोच, इसी सेटअप को क्या बोलते हैं, आमीटर। तो बता, 1 अपॉन में RA बराबर क्या लिखूंगा, 1 अपॉन में RG, अरे बोलो, प्लस 1 अपॉन में S। ये बात आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों किसमें है, समांतर में। और समांतर के लिए R इक्विवेलेंट कैसे लिखते हैं, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट। तो ये किसका देगा, R, आमीटर का, बराबर 1 अपॉन में RG प्लस 1 अपॉन में S। तो ये हो जाएगा, यहां से आपको क्या मिल जाएगा, रेजिस्टेंस ऑफ आमीटर। आप ये भी बोल सकते हो, RG इंटू S अपॉन में RG प्लस S। क्या इतनी सी बात समझी। और इसी को बाद में आप ऐसे बना दोगे कि यही क्या कहलाएगा, आमीटर। ये है रूपांतर। सर जी याद क्या रखना है, ये याद रखना, ये याद रखना है। और याद करने के लिए आपको मैंने पहले समझाया है, कुछ नहीं किया, बचा दिया उसको, और दोनों में क्या बढ़ जाएगा, विभवांतर बढ़ जाएगा। और विभव कितना होता है, I इंटू R। अब सुनना, जगह कहां है यार, फॉर गुड आमीटर, फॉर गुड आमीटर, अच्छा आमीटर होने के लिए कभी कभी थ्योरेटिकल सवाल हो जाए। सोचो अच्छा आमीटर कब होगा, जब उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाए, 0। अरे यार, अच्छा आमीटर का रेजिस्टेंस क्या होगा, सोचो ये 0 लाना है, कब आ सकता है 0, जब शंट 0 हो जाए या शंट इनफिनाइट हो जाए। बताओ, अभी समझा, शंट को क्या होना पड़ेगा, 0। चेक करके देखना, अभी हो जाएगा, देखना इधर, चेक करना, इधर देखो, इधर शंट क्या हो जाए, अगर समथिंग अपॉन 0 तो ये पूरा क्या बनेगा, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी में जोड़ोगे तो इन्फिनिटी ही रहेगा। और 1 अपॉन में RA बराबर क्या हो गया, इन्फिनिटी। तो RA बराबर 1 अपॉन में इन्फिनिटी, तो समथिंग अपॉन में इन्फिनिटी क्या हो गया, 0। तो रेजिस्टेंस ऑफ आमीटर क्या हो जाएगा, 0।
तो रेजिस्टेंस ऑफ आमीटर फॉर गुड आमीटर संट को किसको अप्रोच करना पड़ेगा? 0। और आईजी को भी किसको अप्रोच करना पड़ेगा? सोचो सोचो, इसमें जितना ज्यादा कम करंट जाएगा उतना ज्यादा ये अमीटर कैसा है? अच्छा होगा। गैल्वेनोमीटर बचा रहेगा, संट का ज्यादा उपयोग होगा। तो ये तरीके से आपको लिखना है। और भी डब्बे बनते हैं जो आपको फॉर्मूले देखने को मिलेंगे बहुत जगह बेटा। S इंटू जी, मैं आपको लिख देता हूं। रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर आपको मैं बता रहा हूं, RG को बहुत बार G बोल दिया जाएगा, जगह नहीं है यार, ऐड कर दूं। ये ध्यान रखना, ये जो डब्बे बना रहा हूं इंपॉर्टेंट है, इन्हीं से सवाल अभी मैं सॉल्व करूंगा। ये जो डब्बे लिख रहा हूं ध्यान सुनना। RG को ही क्या बोल देगा बेटा? G। क्या बोल देगा? मतलब प्रतिरोध है किसका? गैल्वेनोमीटर का। किसका? तो बताओ रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर क्या लिखे थे? संट को अब लिख लेना S। अभी बोले संट इंटू जी, अरे यही तो लिखा हूं, ये गैल्वेनोमीटर इंटू संट। RG को किससे रिप्लेस कर दो? G से, अपॉन में G प्लस S। एक डब्बा तो ये बनेगा। अरे बोलो यार, और सुनो बेटा, इसी में S बराबर आप जो एक और डब्बा लिखा था अभी मैं, IG RG अपॉन में I माइनस IG। तो बताओ अभी RG को क्या माने थे? G। तो आप इसको क्या लिख सकते हो? IG अपॉन में I माइनस IG इंटू S, सॉरी G। समझ गए क्या? ये G कैपिटल वाला ले लो, कंफ्यूज तो नहीं हो गए? IG अपॉन में I माइनस IG इंटू क्या लिख देंगे? G। तो बहुत बार आपको ये भी दिखेगा, है वही चीज, बस RG को क्या बोल दिया हूं? G बोल दिया। और एक बार आपको दिखेगा, इसी को आप ऐसे भी बोल सकते हो, फाइनल फॉर्मूला जो आपको काम में आएगा, G अपॉन में N माइनस 1। इस बात को समझना, G अपॉन में N माइनस 1, इसको लिख सकते हैं बेटा, जहां पर N बराबर क्या होगा? N बराबर क्या होगा? I अपॉन में IG। ये ध्यान रखें, रख के देखो वही मिलेगा। N को रखोगे I अपॉन में IG, एलसीएम वगैरह लो, यही दिखेगा आपको। तो ये आपको ध्यान रखना है, कभी कभी S बराबर G अपॉन में N माइनस 1, नामकरण एक संस्कार दे दिए हैं, कांस्टेंट है N, जो क्या हो गया? I अपॉन में IG। तो ये यहां पर है कन्वर्जन ऑफ आमीटर। अगली क्लास में हम चैप्टर को क्या कर देंगे? समाप्त। चैप्टर को क्या कर देंगे? समाप्त। इसके बाद पढ़ेंगे कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर, और फिर कुछ सवाल, और फिर मीटर ब्रिज, और फिर चैप्टर क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। बोलो सही है क्या? ओके। तो इस तरीके से अपना करंट इलेक्ट्रिसिटी भी क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। कल टेस्ट है आपका किसका? धारा का। जहां तक पढ़ाया हूं वहां तक पूरा आ रहा है तो ध्यान से। बोलो बेटा। हाँ, ओए